हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनके कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरआरबी जेई, ऑल ओनली एग्जाम तथा एनसीईआरटी साइंस टॉपिक कंसेप्ट एवं न्यूमेरिकल करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो हमारा कक्षा 9 में जो है, कक्षा 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर है, जो हम जिसमें जो है हम आज के इस वीडियो में देखो टॉपिक, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया न्यूमेरिकल। तो ये वाला जो हमारा सीरीज है केवल न्यूमेरिकल के लिए ये वाला सीरीज हम चालू किए थे, जो खासकर एएलपी और टेक्नीशियन तथा मतलब जो जो यहाँ एग्जाम बताएं उनमें आने की संभावना रहती है, तथा आने की संभावना क्या रहती है हमेशा जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल की जो है। आज के इस वीडियो में चलिए जो है हम गुरुत्वाकर्षण के कंसेप्ट को पहले देखते हैं, तो उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल को करेंगे। तो यहाँ पे देखो गुरुत्वाकर्षण दिया गया, ग्रेविटेशन दिया गया। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो यहाँ पर दिया गया चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र जल में लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें हम ज्वार कहते हैं। मतलब जैसे ज्वार और भाटा क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का पहला जो है विशेषता क्या है कि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से जो है समुद्र जल में लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें हम ज्वार कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा जो कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड की वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण मतलब ऐसा ग्रेविटेशन है कि वह सभी सभी जो है सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है। मतलब जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, उसके बाद ऐसे सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो किनके कारण संभव है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव है। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा कि देखो 1960 में जो आइजैक न्यूटन ने पहली बार गणितीय रूप से जो गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया था। मतलब वैज्ञानिक थे, वह पहली बार गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया, जिसमें हम न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। मतलब इन्होंने गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया, जिसे हम जो है आगे चलकर इन्हें सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताए। अब देखो यहाँ से जब हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो जब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से हम देखेंगे, तो इन नियम को जो हम कक्षा 10 में हम पढ़े होंगे कि ये नियम जो आपको डेरिवेशन में कराया गया होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के सूत्र को हम देखेंगे कि कैसे ये मतलब किस प्रकार ज्ञात हुआ, उसके बाद लास्ट में उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर जब हम इन प्रश्न मतलब ये कंसेप्ट को अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है F2 बराबर निकलेगा G_m1m2/r², जहाँ पर हमारा G जो है हमारा एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है हम G का मान पता करें, जो M1 M2 है, जो ये दो पिंडों का द्रव्यमान है, तो R जो होता है ये दो पिंडों के बीच की दूरी के जो है दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये जो r है ये त्रिज्या है, तो यहाँ से जो है हम ये बराबर क्या ज्ञात कि G_m1m2/r²। तो r त्रिज्या है, जी का मान जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, मतलब इनवर्स में -2 हो जाएगा। तो ये चाहे आप प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिखिए या आप जो है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 लिख सकते हैं। तो वहीं से ये ज्ञात हुआ, जब ये किलोग्राम स्क्वायर कुछ ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जो है माइनस में हो जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ से जो हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को हम पढ़ें कि ये बराबर क्या ज्ञात हुआ कि G बराबर M1m2/r², जहाँ पर हमारा ये जो G जो है एक कैपिटल G है, जो स्मॉल G जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और कैपिटल G जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान मतलब 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है, तथा स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़े तथा उसका मान मतलब जी का मान कितना होता है वो भी देखें।
अब ये जो जी जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब कांस्टेंट, ये एक नियतांक होता है, इसका मान बदलता नहीं। तो ये जो है इसका मान जो है फिक्स रहेगा कि कैपिटल जी का मान जो है कहीं पर पूछा जाएगा तो हमेशा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि जी का मान जो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम जो होता है ये हेनरी कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया गया था। मतलब हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था। अब उसके बाद अगला हम क्या देखेंगे, अब देखो इसमें हम देख लेंगे कि जैसे हमारा पृथ्वी गोल है तो गोल है, तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जो हमारा जो है खासकर यहाँ से जो है हमारे एग्जाम में हर शिफ्ट में जो एक या एक प्रश्न जो है हमेशा हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो ये जो है ये वाला कंसेप्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वाले कंसेप्ट को आप ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर जैसे वृत्त वृत्त है तो यहाँ पर इसके बीच वाले सबसे बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है जिसे हम बॉल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, तथा भूमध्य रेखा जो होता है हमारा किसी वृत्त का जो है एकदम बीचों बीच रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद त्रिज्या हम देख ही लिया। अब पूछ लिया जाता है कि ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी, कैपिटल जी नहीं, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है अधिकतम होता है। मतलब ध्रुवों पर जो है सबसे पूछ लिया कि ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो अधिकतम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान कम होता है। तो भूमध्य रेखा क्या है, देखो भूमध्य रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी रहेगा जी, तो यहाँ से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होती है जी, उसका मान कम होगा। उसके बाद अगला क्या पूछ सकता है कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान जो है कैपिटल स्मॉल जी का मान कम होता है। मतलब जब हम पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाएंगे, बीचों बीच में जैसे हम है उसके ऊपर जाएंगे तब भी हमारा गुरुत्वाकर्षण मतलब स्मॉल जी का मान कम होगा, या नीचे जाएंगे तब भी हमारा स्मॉल जी का मान कम होगा। तो जो है ये पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। उसके बाद अगला क्या है कि देखो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र पर जब हम रहेंगे तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, मतलब जी स्मॉल जी का किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मान जो है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान स्मॉल जी का मान शून्य होता है। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद अगला क्या है कि CGS में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब स्मॉल जी का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया या जो है बोल दिया। मतलब यही जो है हम वहाँ पर जो है ये सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसका सीजीएस पद्धति में जो है मीटर का सेंटीमीटर हो जाता तो सेकंड तो वही रहेगा, सेकंड ही रहता। तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या गोल होता है। मतलब सीजीएस पद्धति में जी का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या गोल होता है। उसके बाद यहाँ मिली गोल बराबर क्या होता है, तो 10⁻³ जो है गोल होता है। उसके बाद अगला क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन से जी का मान कम होता है। मतलब जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो वहाँ पर जी का मान कम हो क्या है हमारा कि देखो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसलिए चंद्रमा वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पर उसके वजन का केवल जो है 1/6 होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होगा। मतलब जो वहाँ पर चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण 36 लग रहा है तो पृथ्वी पर तो जो है पृथ्वी पर उसका क्या लगेगा 1/6 यानी 6 गुरुत्वाकर्षण लगेगा। इसलिए जो चंद्रमा पर वस्तुओं का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का केवल 1/6 होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है मान लें 100 किलोग्राम है। मतलब पृथ्वी का कोई द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो उसका भार क्या होगा, भार बराबर क्या होता है mg होता है। मतलब W बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब 100 में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 980 न्यूटन बल लगेगा। यानी जो है उसका भार जो है 980 न्यूटन भार मतलब बल लगेगा। तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ से जो है पहला कंसेप्ट क्या था कि पृथ्वी पर कोई द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तथा उसका जो है जब हम भार देखेंगे तो हमारा 980 न्यूटन बल आएगा, क्योंकि उस पर भार जो है भार बराबर होता है mg होता है। क्योंकि स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब हम 100 से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 980 न्यूटन बल लगेगा। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा कि वही जो है चंद्रमा पर जब हम जाएंगे कि चंद्रमा पर हमारा द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और जब उसका भार हम ज्ञात करेंगे तो हमारा mg होता है। तो भार बराबर mg होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना 100 किलोग्राम दिया गया और जी बराबर जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन चंद्रमा पर जब हम जाते हैं तो हमारा जो है
गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम 9 गुरुत्वाकर्षण में 1/6 से भाग करेंगे, मतलब 9.8 से जब हम 1.6 से भाग करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 162.2 न्यूटन पर लगेगा। यानी जो देखो जो पृथ्वी पर जब हम हमारा द्रव्यमान 100 किलोग्राम ग्राम ग्राम था, तो वहाँ पर भार क्या लगा था, 980 न्यूटन था। अब वही जो है द्रव्यमान जब हम पृथ्वी पर मतलब चंद्रमा पर चले गए तो वहाँ पर हमारा भार जो है 162.2 न्यूटन आया। यानी जो है हम पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना होता है। तो हम यहाँ से क्या देखें, क्या कंसेप्ट सीखें कि द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, मतलब द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन भार जो है बदल सकता है, क्योंकि भार पर डिपेंड होता है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर ग्रह या हर क्षेत्र में अलग अलग लगता है। इसीलिए जो है भार में हमेशा बदलाव आता रहता है। क्योंकि देखो यहाँ पर भार कितना आया, 162.2 न्यूटन आया, और पृथ्वी पर वही भार जो है 980 न्यूटन बल भार लगा। तो यहाँ से जो हम भार और द्रव्यमान के बारे में कंसेप्ट को किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रबलता को मापता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण वेग क्या है, मतलब जैसे पलायन वेग किसे कहते हैं, जैसे हम कोई किसी वस्तु को जो हम फेंकते हैं तो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनटों के बाद वह वापस आ जाती है, लेकिन ऐसा एक वेग होता है कि उस वेग से हम यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती, तो उसी को हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। अब देखो पलायन वेग, जब हम इस डेरिवेशन को हल करेंगे तो वहाँ से हमारा पलायन वेग यानी वेग जो है वेग भी बराबर क्या निकलेगा, √2gm/r, जहाँ पर g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसके बाद m द्रव्यमान है तथा r त्रिज्या है। तो जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद यम द्रव्यमान होगा, कितने द्रव्यमान का कोई वस्तु है तथा कितनी त्रिज्या पर उसकी कितनी त्रिज्या है। तो यहाँ से जो हम आर की त्रिज्या है, तो यहाँ पर पलायन वेग भी बराबर जो होता है √2gm/r²। अब देखो यहाँ पर दिया गया वेग, यहाँ पर मतलब कुछ ग्रहों का पलायन वेग दिया गया कि कितने वेग से फेंकने पर जो वस्तु वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी का पलायन वेग दिया गया कि पृथ्वी पर से किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वापस आएगी या कि नहीं। तो यहाँ पर देखो यदि हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं किसी वस्तु को पृथ्वी से, तो वह जो है वापस नहीं आएगी। यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 11 किलोमीटर और 200 मीटर के वेग से प्रति सेकंड में प्रति सेकंड में किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। या इसी को जो हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर देखो 11,200 मीटर प्रति सेकंड को जब 18/5 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यानी अगला जो है हम 11,200 मीटर पर सेकंड के वेग से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, मतलब 11,200 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो वह जो है तब भी वह वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो हमें पृथ्वी का पलायन वेग हम ज्ञात किए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। अब देखो सन का पलायन वेग क्या है, अब देखो 6,18,033 दिया गया, मतलब 6,18,033 मीटर पर सेकंड के वेग से ये सूर्य से किसी वस्तु को फेंका जाता है, तो जो है वह सूर्य पर वापस नहीं आएगी। तो सूर्य का पलायन वेग होगा। इसी प्रकार जो मर्क्यूरी का पलायन वेग होगा, वीनस का पलायन वेग हो गया, उसके बाद मार्स का पलायन वेग, जुपिटर का पलायन वेग हो गया, तथा चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। देखो यहाँ पर चंद्रमा पर देखो सभी ग्रहों को दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनका कितना है। तो यहाँ पर मून का पलायन वेग क्या दिया गया है, 2375.18 मीटर पर सेकंड के वेग से जो हम चंद्रमा पर से किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं या ऊपर फेंकते हैं तो जो है वह चंद्रमा पर दोबारा नहीं आएगी, या जो है 2.356 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं। मतलब यहाँ पर 2375 मीटर पर सेकंड या 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर से फेंकते हैं तो वह चंद्रमा पर वापस नहीं आएगी। तो पलायन वेग कुछ हम पलायन वेगों के बारे में, सभी ग्रहों को पलायन वेगों के बारे में देखें कि कितना मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो वह उस ग्रह पर वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा का है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा सूर्य का है, उसके बाद पृथ्वी का है। तो हम तीनों ग्रह मतलब ग्रहों के बारे में देखें, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा का क्या है तथा सूर्य का क्या है, को पलायन वेग कितना है। तो यहाँ से जो हम सभी पलायन वेग देखें। अब देखो अगला
अब यहाँ से हमारा अगला कंसेप्ट क्या है कि कक्षीय वेग का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो कक्षीय वेग जैसे कक्षीय वेग बराबर होता है v बराबर जो होता है √2gm/r होता है, जहाँ जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m द्रव्यमान है तथा r त्रिज्या है। उसके बाद कक्षीय पलायन वेग क्या होता है, ve बराबर होता है √2gm/r। कक्षीय पलायन वेग या जो है कक्षीय पलायन वेग को ही हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो इसका मान जो होता है √2gm/r, जहाँ पर g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m द्रव्यमान होता है तथा r त्रिज्या होती है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ग्रहों पर मतलब वैज्ञानिकों का योगदान क्या-क्या है, मतलब ग्रहों पर जो है वैज्ञानिकों का योगदान क्या-क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला वैज्ञानिक क्या है, कॉलिडियस जो है, कॉलिडियस टॉमली दिया गया 140 एडी दिया गया, मतलब ईसा पूर्व दिया गया कि कॉलिडियस टॉमली जो है 140 ईसा पूर्व, इसने क्या ब्रह्मांड पर क्या-क्या बात बताई थी। तो इन्होंने बताया कि कॉलिडियस टॉमली के ब्रह्मांड के भू केंद्रीय मॉडल का चित्रण दिया था, मतलब जो है ब्रह्मांड के भू केंद्रीय मॉडल का चित्रण दिए थे। आपको पूछा जाए कि भू केंद्रीय मॉडल का चित्रण किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इन्होंने तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लाडियस जो होता है, क्लाडियस टलेमी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह जो है यह गलत सिद्ध हो गया था, मतलब जब आगे इसको देखा गया तो यह गलत सिद्ध हो गया था कि भू केंद्रीय मॉडल का जो चित्रण दिए थे ये जो है गलत जो है प्रयोग था। तो आगे जब हम आगे जब वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया तो ये गलत सिद्ध हुआ था कि भू केंद्रीय मॉडल का चित्रण जो था ये गलत था। अब उसके बाद अगले वैज्ञानिक क्या थे, कौन थे, यहाँ पर दिया गया है निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था 1543 एडी, मतलब 1543 ईसा पूर्व ईसवी था। तो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा क्या दिया गया था, तो इन्होंने जो है ब्रह्मांड का हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, मतलब कॉपरनिकस जो थे ये ब्रह्मांड के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का जो है चित्रण किया था। उसके बाद अगले वैज्ञानिक कौन थे, टाइको ब्राह्मी जो थे 1588 ईसा पूर्व में टाइको ब्राह्मी ने कौन सा मॉडल दिया था, तो टाइकोनिक प्रणाली जो होता है, नीली कक्षाओं में चंद्रमा और सूर्य पर किसी पिंड, मतलब नीली कक्षाओं में चंद्रमा और सूर्य पर किसी पिंड के चारों ओर घूमते हैं तथा नारंगी कक्षाओं में जो है बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी और शनि जो होता है पर पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है टाइको ब्राह्मी जो थे ये यही बताए थे कि नीली कक्षाओं में चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं तथा जो नारंगी कक्षाओं में जो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि पर पिंड के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो टाइको ब्राह्मी नामक वैज्ञानिक जो है ये मॉडल दिए थे। अब उसके बाद गैलीलियो ने क्या दिया था, तो गैलीलियो ने बताया था कि ब्रह्मांड का गैलीलियन दृश्य जिसमें पृथ्वी को केंद्र से हटाकर सूर्य के केंद्र को रखा गया था। मतलब अभी तक ये ज्ञात नहीं था कि जो है पृथ्वी को अभी इससे पहले जो है सब मानते थे कि पृथ्वी ही केंद्र है, लेकिन यहाँ पर जो है गैलीलियो ने जब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी या मॉडल प्रस्तुत किया तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी को केंद्र को हटाकर जो है सूर्य को रखा, मतलब सूर्य के सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते। तो यहाँ पर जो है गैलीलियो ने ये मॉडल दिया था। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि तरल क्या होता है। तो तरल को जो हम तीन रूपों में देख सकते हैं, ठोस के रूप में भी देख सकते हैं, द्रव के रूप में देख सकते हैं और गैस के रूप में देख सकते हैं। तो अब हम जो है तरल के बारे में पढ़ेंगे तथा तरल के पदार्थों के गुण के बारे में हम देखेंगे कि इनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि घनत्व या द्रव्यमान घनत्व क्या होता है। तो घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के बारे में हम देखेंगे कि किसी तरल का जो घनत्व या द्रव्यमान घनत्व उस तरल के द्रव्यमान और उसके आयतन के जो है अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब तरल या घनत्व जो होता है किसी तरल का घनत्व या जो है द्रव्यमान घनत्व उस तरल के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हम जो है रो के नाम डेंसिटी, जिसे हम घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी के नाम से जानते हैं तथा द्रव्यमान घनत्व को जो है हम द्रव्यमान को मास के नाम से जानते हैं तथा घनत्व को डेंसिटी, और घनत्व को जो हम किन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे हम रो के नाम से जानते हैं। रो का प्रतीक क्या है, ये देखो उल्टा पी लिखा रहता है। अब देखो पी बराबर रो बराबर क्या होता है, एम बटे वी, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन को ही हम घनत्व कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का हम किसी तरल का जो हमें घनत्व ज्ञात करना है तो उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग कर देंगे तो उस मतलब तरल का जो है हमें डेंसिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रो बराबर क्या होता है, एम बटे वी, मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसी प्रकार किसी तरल के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब यहाँ पर परिभाषा दिया गया कि किसी तरल के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को जो घनत्व कहा जाता है। इसे हम प्रतीक रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसे प्रतीक रो का चिन्ह क्या है, देखो उल्टा पी लिखा है,
तो यहाँ पर रो जो होता, इसे हम रो के नाम से जानते हैं, के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखो रो घनत्व का मात्रा क्या होता है, अब देखो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो आयतन का मात्रा मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन है, तो यहाँ पर द्रव्यमान बटे मीटर क्यूब हो जाएगा, तो द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर घनत्व का जो है मात्रा क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब उसके बाद अगला क्या देखेंगे कि घनत्व का व्युत्क्रम विशिष्ट आयतन होता है, मतलब घनत्व का जब हम व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये विशिष्ट आयतन प्राप्त होगा। तो घनत्व को जो हम 1/, जैसे घनत्व को हम व्युत्क्रम करेंगे, वो 1/d बराबर जो v/m हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम विशिष्ट आयतन हम ज्ञात, यहाँ से हम विशिष्ट आयतन के बारे में देखें। अब देखो तरल पदार्थ के गुण क्या है। अब यहाँ पर तरल पदार्थ के अगला गुण क्या है कि विशिष्ट भार या विशिष्ट घनत्व भार किसे कहते हैं, मतलब विशिष्ट भार या घनत्व भार क्या होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट भार बराबर होता है डब्लू बटे जो आधा, मतलब विशिष्ट भार या घनत्व भार जो होता है, जिसे हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं, तो डब्लू डी बराबर जो मतलब होता है ये भार बटे आयतन, मतलब किसी भार में जब हम आयतन से भाग करते हैं, तो हमारा जो विशिष्ट भार या घनत्व भार ज्ञात होता है। अब देखो घनत्व भार क्या होता है, मतलब घनत्व भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखो द्रव्यमान गुणे त्वरण में जब v से भाग करेंगे, तो हमारा v से भाग करेंगे, मतलब यहाँ से जब हम देखेंगे कि विशिष्ट भार या घनत्व भार बराबर क्या होता है, भार बटे आयतन होता है, तो भार बराबर होता है mg बटे v होता है। तो यहाँ से जब हम mg बटे v, तो ये हमारा यहाँ से v बटे जब mg बटे v बराबर क्या अभी हम ज्ञात करें, मतलब घनत्व बराबर होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम यहाँ से m बटे v को अलग कर देंगे, उसके बाद g को अलग कर देंगे, तो m बटे v बराबर हमारा रो आया, मतलब घनत्व आया, और g बराबर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर विशिष्ट भार या घनत्व भार बराबर हमारा क्या होगा, रो इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर विशिष्ट भार के बारे में हम देखें। अब यहाँ पर इसका परिभाषा क्या दिया है कि किसी द्रव का विशिष्ट भार या घनत्व भार जो किसी द्रव के भार तथा उसके आयतन के बीच का अनुपात होता है। तो यहाँ से जो हम विशिष्ट भार और घनत्व भार के बारे में देखें। अब अगला क्या है हमारा विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, जिसे हम अपेक्षित घनत्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या दिया गया है कि विशिष्ट गुरुत्व को हम तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व को तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व RD बराबर क्या होगा, घनत्व बटे वाटर होगा। मतलब किसी डेंसिटी में जब हम वाटर से भाग करेंगे, तो हमारा वहाँ से विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात होगा। अब यहाँ से अगला कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ नोट दिया गया कि द्रव के लिए जो मानक तरल जो होता है ये जल होता है, तथा गैस के लिए मानक तरल जो होता है ये वायु होता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे पूछ सकता है कि द्रव के लिए मानक तरल क्या होता है तथा गैस के लिए मानक तरल क्या होता है। तो यहाँ पर द्रव के लिए मानक तरल जो होता है हमारा जल होता है, तथा गैस के लिए मानक तरल जो है वायु होता है। अब यहाँ से देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है कि संपीड्यता किसे कहते हैं। तो अब हम यहाँ से संपीड्यता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो संपीड्यता को दाब में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब संपीड्यता जो होती है उसे संपीड्यता को दाब में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, तो उसे हम संपीड्यता के नाम से जानते हैं। अब देखो गैस अत्यधिक से संपीड्य होते हैं, मतलब गैस को हम अत्यधिक दाब देकर कम मतलब घनत्व में जो है या कम क्षेत्रफल में उसको हम रख सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर जो होता है उसमें 15 किलो गैस रखा जाता है, यदि मतलब उस गैस को फाड़ दिया जाए तो अधिक दूर में फैल जाते हैं। तो संपीड्यता वही है कि किसी भी जो है गैस को जो है हम किसी भी पदार्थ या गैस या द्रव को हम दाब देकर जो उसे कम क्षेत्र में हम एकत्रित कर लेते हैं, उसी को हम संपीड्यता कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया कि तरल आमतौर पर जो है असंपीड्य होते हैं, मतलब तरल जो होता है जितने भी क्षेत्रफल या जितने भी आयतन में वहाँ रहेगा वो उससे कम नहीं होगा, क्योंकि तरल जो होता है आमतौर पर असंपीड्य होते हैं। तो इसीलिए जो तरल को हम असंपीड्य के नाम से जानते हैं।
अब उसके बाद दिया गया तरल पदार्थ से देखो हम तरल पदार्थ के अगला गुण पढ़ेंगे कि क्या उसका अगला गुण क्या है। अब यहाँ तक हम श्यानता के बारे में देखेंगे कि श्यानता किस है। अब देखो श्यानता उसे कहते हैं जिससे हम चिपचिपा या लसीलापन के नाम से जानते हैं। जैसे एक पानी भी तरल है तथा गोंद भी तरल है। तो गोंद जो है एक चिपचिपा तथा लसीला होता है और पानी जो है देखो पानी भी तरल है लेकिन पानी में कोई लसीलापन या मोटापन नहीं है, तो उसी को हम तरलता के नाम से जानते हैं। अब देखो तरलता का परिभाषा क्या है। अब तरलता की परिभाषा दिया मतलब मात्रक क्या है। तरलता का मात्रक जो होता है इसे हम पास्कल इंटू सेकेंड के नाम से जानते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है पॉइज के नाम से हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया तो देखो पानी की श्यानता कम होती है, मतलब पानी की श्यानता कम होती है जबकि पानी की अपेक्षा शहद की श्यानता ज़्यादा मानी जाती है। देखो अब देखो शहद जो होता है ये मोटापन होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। तो श्यानता के बारे में बताएं कि जिसकी जो है चिपचिपा मोटापन या गाढ़ापन जैसे होता है उसी को हम श्यानता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम श्यानता की मात्रा को तथा उसके कंसेप्ट को देखेंगे कि श्यानता किसे कहते हैं। अब उसके बाद अगला देखेंगे उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। अब उत्प्लावन बल के बारे में हम देखेंगे कि उत्प्लावन बल क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है, मतलब जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह वस्तु पानी को विस्थापित करता है। मतलब जब हम नदी में नाव डालते हैं तो नाव जो है उस पानी को विस्थापित करती है और नीचे देखो नीचे जो है नीचे से जो बल लगता है, मतलब नीचे से जो बल लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी जब हम किसी नाव को जो है हम जब किसी नदी में हम नाव को उतारते हैं तो जो नाव होता है वो अपने जितना उसका क्षेत्रफल रहता है उतने क्षेत्रफल को विस्थापित करता है। अर्थात जब विस्थापित करता है तो नीचे से जो बल लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो इसी उत्प्लावन बल के कारण जो वो नाव जो है पानी में डूबने से बचती है। तो यही दिया गया कि जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह वस्तु पानी को विस्थापित करता है और नीचे से जो बल लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, पानी के भार में कमी। अब यहाँ पर देखो तो एक्चुअल भार मतलब वास्तविक भार जो होता है उसका भार बराबर क्या होता है, ये द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब देखो आभासी भार जब हम किसी पानी में हम नाव को जब किसी पानी को हम नाव में डालते हैं, यहाँ से जब हम पानी में नाव को डालते हैं तो यहाँ पर इसका वास्तविक भार जो होता है वो पानी को विस्थापित करेगा। तो नीचे से जो बल लगेगा तो यहाँ पर देखो वास्तविक भार में जब बल को घटाएंगे तो हमारा जो है उसका आभासी भार ज्ञात होगा। तो इसी की वजह से जो हमारी नाव उस पानी में टिकी रहती। तो यहाँ से जो हम उत्प्लावन बल के बारे में देखें। अब उत्प्लावन बल का सीधा परिभाषा है कि जब हम किसी वस्तु नाव या किसी भी वस्तु को हम किसी पानी में फेंकते हैं तो वो जो वस्तु होती है जितने वस्तु को वह विस्थापन करेगा और विस्थापन करेगा तो जब वो उस वस्तु मतलब उस जगह को जितना विस्थापन करेगा तो उस जगह को कवर करने के लिए नीचे से जो बल लगता है तो उसी को हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आर्किमिडीज सिद्धांत का परिभाषा जो दिया गया है यहाँ पर, तो देखो आर्किमिडीज सिद्धांत एक जैसे जो यदि कोई तैरती हुई वस्तु अपने स्वयं के भार के बराबर जल की मात्रा को विस्थापित करती है तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आर्किमिडीज सिद्धांत उसे कहते हैं कि जैसे किसी बर्तन या किसी बर्तन में जल भरा हो, उस बर्तन में हम कोई जो है कोई वस्तु हम उस बर्तन में डाल रहे हैं तो जो वस्तु हम डाल रहे हैं तो वो वस्तु उतने ही भार का जो है ये जल विस्थापन कर देती है। तो उसे जो है हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया कि एक तैरती हुई वस्तु अपने स्वयं के भार के बराबर जल की मात्रा को जो विस्थापित करती है उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, उत्प्लावन बल यहाँ दिया गया कि विस्थापित जल के भार के बराबर, मतलब उत्प्लावन बल उत्प्लावन बल जो होता है वो विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो मान लिया हम कोई हम बर्तन ले उसमें हम पानी भर दिए, उसमें जो है हम कोई वस्तु डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कोई वस्तु डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ मात्रा जो है बर्तन से निकलकर नीचे जल गिर रहा। तो यही जो है वही अपने भार के बराबर जो जल की मात्रा को विस्थापित कर रहा है। तो उसी को जो है हम क्या नाम है उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जो है हम आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में देखिए कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर जो है उत्प्लावन बल जो होता है विस्थापन जल के भार के बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट है कि जब हम किसी बर्तन में हम कोई वस्तु डालते हैं तो वह वस्तु जो अपने बराबर भार के जो है उतने ही भार के वस्तुओं को जो विस्थापित कर रहा है तो उसे जो है हम विस्थापित कर रहा है तो उसी को जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो उत्प्लावन बल जो होता है विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। तो यहाँ से हम आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में देखें। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया अगला
इसमें विशेषताएँ क्या-क्या दिया गया है कि एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड होता है। मतलब जो आर्किमिडीज सिद्धांत जो होता है, एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड द्रव की सतह पर उठकर जो तैरता है, मतलब ज जैसे हम देखते हैं कि हम त त कोई नदी में मतलब तैरता है या डूबता हुआ देखते हैं, या जो है देखते हैं या तैरता हुआ देखते हैं, या जो है उसके बराबर पानी के बराबर जो वो बराबर स्थिति में रहता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड जो होता है, वो द्रव की सतह पर उठकर जो तैरता है, मतलब द्रव की सतह पर उठकर तैरता है, जब पिंड का घनत्व जो द्रव के घनत्व से कम होता है। जब देखो कब वो द्रव की सतह पर उठकर तैरता है, जब उस पिंड का जो घनत्व जो द्रव के घनत्व से कम होता है, मतलब पिंड का जो घनत्व होगा वो द्रव के घनत्व से कम होता है। तो वहाँ पर जो है वस्तु जो है द्रव पर तैरती है। अब अगला क्या दिया गया कि यदि जो है द्रव में किसी भी बिंदु पर विरामावस्था में रहता है, मतलब द्रव में किसी बिंदु पर वह विरामावस्था रुका हुआ है, तब उसका घनत्व जो है द्रव के घनत्व के बराबर होता है। मतलब जब किसी द्रव में वो कोई पिंड जो है विरामावस्था मतलब रुका हुआ है, तो ये जान जाइए कि अब उसका जो है पिंड का घनत्व तथा द्रव का घनत्व जो है बराबर है, इसीलिए जो है वह पानी में स्थिर बना रहता है। उसके बाद अगला क्या दिया गया है इसका कि जब इसका घनत्व द्रव से अधिक होता है, मतलब जब पिंड का घनत्व द्रव से अधिक होता है, तो वह नीचे की ओर डूब जाता है। मतलब वही 3 कांसेप्ट दिया गया कि द्रव की सतह पर उड़कर मतलब जब तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड, मतलब तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड द्रव की सतह पर उठकर तैरता है, तब जो है पिंड का घनत्व जो होता है वो द्रव के घनत्व से कम होता है। मतलब जब वह तैरता है तो जान जाइए कि पिंड का घनत्व जो होता है वो द्रव के घनत्व से कम होता है, तब वह वस्तु जो है तैरेगी। ये जो है पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है, तो वह जो है द्रव में जो है विरामावस्था मतलब एक स्थान पर मतलब रुका रहेगा। और उसके बाद जब द्रव का घनत्व जो है पिंड का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से अधिक होता है, तो वह जो है नीचे की ओर मतलब डूब जाएगी, मतलब नीचे की ओर चली जाएगी। तो उसी को कहते हैं कि यही मतलब आर्किमिडीज सिद्धांत दिए थे, यही 3 कांसेप्ट दिए थे कि कब जो है पिंड जो है किसी द्रव में एक स्थान पर बने विरामावस्था में रहेगी, कब जो है तैरती रहेगी, और कब जो है नीचे जो है डूब जाएगी। तो यही 3 कांसेप्ट दिया था कि कब होगा था। उसके बाद अब अगला क्या है हमारा, यहाँ पर दिया गया है कि यदि वस्तु तरल से कम घनी है, मतलब यदि कोई वस्तु तरल से कम घनी है, तो बल वस्तु को तैरता हुआ जो है रख सकता है। मतलब जब कोई वस्तु तरल से कम घनी हुई है, तो वस्तु को जो है तैरता हुआ रख सकता है। मतलब जैसे हम कोई कार का टुकड़ा मतलब कार का टुकड़ा पानी में फेंकते हैं, तो वह ऐसे मतलब पानी में डूबता नहीं, उतने ही कार का टुकड़ा हम पानी में फेंक दें, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं। लेकिन 100 ग्राम का ही एक हम कील लोहे की कील फेंक देते हैं, तो वह डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जब देखो यही कंसेप्ट है कि यदि वस्तु तरल से कम घनी है, मतलब जब जो वस्तु होती है ये तरल से कम घनी है, घनी मतलब घनत्व घनी है, तो जो है वस्तु को तैरता हुआ रख सकता है। तो वहाँ पर जो है वस्तु जो है पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि जो है कील पानी में डूब जाती है, और कार का टुकड़ा जो पानी में नहीं डूबता। सामान भारी की जो वस्तु यदि पानी में फेंका जाता है। यहाँ से जो है हम गुरुत्वाकर्षण के जितने कंसेप्ट, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं, प्लावन बल किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, तथा जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम देखें। अब जो है इसके आगे अब हम गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल चैप्टर को देखेंगे, जो खासकर जो एनसीईआरटी बुक जो है अभ्यास और जो है जो अभ्यास में दिया गया तथा उसका जो है जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पलर के जो है न्यूमेरिकल तथा जो अभ्यास करने के लिए दिए हैं, सभी न्यूमेरिकल को जो है हम एक स्थान पर नोट करके तथा उसका अच्छे से सोल्यूशन करके हम अब यहाँ पर जो है इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल हेडिंग डाले हैं। आप देखो न्यूमेरिकल में कितने कुल 15 से 20 क्वेश्चन है, जिसको हम करेंगे, जो खासकर हमारे एग्जाम को बेहतर साबित होगा। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है
कि पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान देखो, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.4 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया गया तथा चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया गया है। और यदि जो है यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है जो है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर दिया है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का मतलब परिकलन कीजिए। ये इसमें कैपिटल जी का मान क्या है, ये कैपिटल जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान जो होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, लेकिन कैपिटल जी का मान जो है उसे हम कैपिटल जी को जो है हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसके बारे में जो हम जो है जब यह बराबर जी एम 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 अपान जो आर स्क्वायर को जो हम डेरिवेशन देख रहे थे, तो वहाँ पर जो है कैपिटल जी के बारे में अच्छी तरह जो है देखे थे कि कैपिटल जी क्या होता है। तो कैपिटल जी का मान जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जो कैपिटल जी को जो हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हमें पृथ्वी तथा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए, मतलब परिकलन करना है कि मतलब पृथ्वी तथा चंद्रमा पर जो लगाए गए बल का जो हमें परिकलन करना है। और पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया गया, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया गया तथा उनके बीच की दूरी इतना दिया गया तथा स्मॉल जी का मान इतना दिया गया। यदि कैपिटल जी का मान नहीं दिया होता तब भी जो है कैपिटल जी बराबर जो इतना ही मान हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, मतलब ये एक फिक्स मान है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम दिया गया। उसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम दिया गया। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी जो है हमारा दिया गया 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर दिया गया। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये एक किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है 10⁸ मीटर हो जाएगा। अब देखो हमारा जो स्मॉल जी का मान क्या है, मतलब कैपिटल जी का मान दिया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। यहाँ पर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें जब बल ज्ञात करना है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो ये बराबर क्या होता है जी m1 इंटू m2 बटे डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो हम कैपिटल जी का मान रखेंगे, उसके बाद m1 का मान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, उसके बाद m2 का मान जो 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, उसके बटे जो है हमें आर स्क्वायर, मतलब आज जो उसका जो त्रिज्या जो होती है, तो उनके दोनों के बीच की दूरी जो हमें कितना दिया गया 3.84 × 10⁻⁻ जो है यहाँ पर 3.84 × 10⁻5 दिया गया, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर का होल स्क्वायर होगा। जब इसका हम जब वर्ग करेंगे, मतलब इस प्रश्न को जो हल करेंगे, तो हमारा प्रश्न जो हमारा उत्तर जो कितना आएगा 2.02 इंटू 10⁻22 न्यूटन होगा। अब देखो यहाँ पर हम हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है ट्राईपैड नहीं है। अब देखो माउस से हमें लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो जब हम यहाँ पर हल करने लगेंगे तो हम लिखेंगे 4 तो लिखाएगा 5, इसीलिए जो हम मतलब इस प्रश्न को हल नहीं करते। तो ये मत सोचिए कि हम इन प्रश्नों को हल नहीं करते। हमारे पास जो है वो सुविधा नहीं है कि जिससे हम लिख कर जो है इस प्रश्नों को हल किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सिर्फ माउस से पढ़ा रहे हैं, तो माउस से लिखने में दिक्कत होती है, इसीलिए जो हम इन प्रश्नों को हल नहीं करते। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि 10 का घात के रूप में दिया गया, तो ये आसानी से जो कट जाता है। तो आप जो है ये आपके पास रफ या पेन है तो ये प्रश्न लिखकर जो है आप हल करिए, क्योंकि इस प्रश्न में जो है यही मेन है। जो ये आपको ये सब तो दिया ही गया है, आपको सूत्र पता ही रहेगा, लेकिन जब इस वाले प्रश्न यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर ही आपको हल करना होगा। यहाँ पर हल कर रहे हैं तभी ये प्रश्न का आंसर आएगा। तो आप जो है इस प्रश्नों को हल करिए। हमारे पास ये ट्राईपैड की सुविधा नहीं है, इसीलिए जो हम हल नहीं करते। नहीं तो ये हल करने में क्या मात्र 30 से 35 सेकंड में ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न हमारा क्या है,
कि एक कार किसी देखिए देखो यहाँ पर दिया गया अगला प्रश्न कि एक कार किसी कगार से गिर कर जो है 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। मतलब एक कार जो है किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है, तो हमें परिकलन करना है कि परिकलन में सरलता के लिए जो जी का मान, मतलब स्मॉल जी का मान जो दिया गया 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो हमें क्या है, धरती पर आ गई है तो ज्ञात हमें क्या 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 करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। पहले ज्ञात करना है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या थी, उसके बाद दिया गया 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या थी, उसके बाद हमें धरती से कगार की कितनी ऊंचाई पर है। तो हमें 3 प्रश्नों को हल करना है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि धरती पर टकराते समय कार की चाल ज्ञात करना, मतलब भी हमें उसका वेग ज्ञात करना। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कार किसी कगार से गिरकर जो 0.5 सेकंड में 0.5 सेकंड धरती पर आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ टी का मान जो है हमें 0.5 सेकंड दिया गया, उसका प्रारंभिक वेग जो है हमारा यू बराबर जो है 0 मीटर पर सेकंड दिया गया, अर्थात जो है स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब देखो धरती पर टकराते समय कार की चाल जो भी बराबर भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। लेकिन यहाँ पर जब यू का मान जो है प्रारंभिक मान 0 हो तो यहाँ पर भी बराबर क्या होगा, ए टी होगा। भी बराबर ए टी होगा, तब जब हम भी यहाँ से हम भी का मान ज्ञात करेंगे, भी बराबर यू का मान जो है 0 है तो यहाँ पर 0 रहेगा। और ए का मान जो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड दिया गया तथा टी का मान जो है हमारा 0.5 सेकंड दिया गया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा कितना ज्ञात होगा, भी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा धरती पर टकराते समय कार की चाल जो है 5 मीटर पर सेकंड है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, औसत समय चाल ज्ञात करना। समय हमें दिया गया 0.5 सेकंड। अब देखो आने और जाने में लगा समय जो मतलब प्रारंभिक वेग तथा जब जाएगी फिर आएगी तभी तो उसी का औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जाने में हमें समय दिया नहीं गया, मतलब उसका वेग मतलब यू बराबर 0 दिया गया, लेकिन आने में जो हमारा वेग कितना अभी हम ज्ञात करें 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखो 0 प्लस 5/2 का जब हम औसत इसलिए मतलब औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत चाल नहीं पूछता, सिर्फ चाल पूछता तो 2 से भाग नहीं करते, लेकिन औसत चाल पूछा इसलिए जब जाने में और आने में बटे जो है उसका औसत चाल क्या कुल दूरी बटे कुल समय बटे 2 होता है। तो वही जो है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 5/2 का जब हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी इसका औसत चाल भी 2.5 मीटर पर सेकंड होगा। अब उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा था कि धरती से कगार की ऊंचाई ज्ञात, मतलब हमें तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखो हम कभी कभी देखो यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से दूरी ज्ञात कर लेते हैं, या देखो गति के तीसरे नियम से भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a से कभी एस की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखो कहाँ पर कौन सा फार्मूला प्रयोग करते हैं, ये गति का जो हम अच्छी तरह से गति के चैप्टर को हम डिफाइन किए हैं, उसमें हम बताए हैं कि जब तय की गई दूरी पूछेगा तो हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी वाला सूत्र लगाएंगे। ये सिर्फ दूरी चली गई दूरी पूछ रहा है तो वहाँ पर भी बराबर भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 गति के तीसरे नियम से हम दूरी ज्ञात करेंगे। या ऊंचाई पूछ रहा है तो हम कौन सा सूत्र फार्मूला लगाएंगे। ये हम गति के चैप्टर में अच्छी तरह से जो है हम 40 से 50 मिनट के वीडियो में हम न्यूमेरिकल और उन कंसेप्ट को देखे हैं। तो वहाँ से जो है आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा जो है फार्मूला दूरी ज्ञात करने के लिए कब और कहाँ लगता है। तो इस वाले प्रश्न में जो है हमें तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो ये हमें तय की गई दूरी ज्ञात करना है तो इस बराबर क्या होता है, इस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो यू बराबर हमारा प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभिक वेग जो हमारा 0 दिया गया 1/2 गुणे जो है ए का मान जो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड दिया गया और टी का मान 0.5 सेकंड दिया गया है। तो 0.5 पर जब हम बंद करेंगे तो 0.25 आएगा। उसके बाद 1/2 गुणे 10 गुणे 0.25, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.25 मीटर। यानी हमें जब धरती से कगार की कितनी ऊंचाई पर स्थित है तो हम कितनी ऊंचाई पर स्थित है 1.25 मीटर पर सेकंड। तो देखो इस प्रश्न के तीनों प्रश्नों को कुछ इस प्रकार हल किए। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में है, मतलब एक कोई वस्तु जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है। मतलब जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो ये आप जान जाइए कि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान ऋणात्मक में होता है।
तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह जो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, मतलब वह जो 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है। तो हमें परिकल्पना क्या मतलब ज्ञात क्या करना है कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई है तथा जो वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। मतलब वस्तु को कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा जो उच्चतम बिंदु प्राप्त करना, मतलब उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या दिया गया है, तय की दूरी जो हमें दिया गया 10 मीटर दिया गया है, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई हमें सिर्फ दिया गया है, मतलब यस बराबर जो है हमें 10 मीटर दिया गया है। और इस पूछा गया हमें कितनी वेग से ऊपर फेंकी गई तथा उच्चतम बिंदु तक कहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहला प्रश्न ज्ञात करेंगे कि तय की दूरी। देखो यहाँ पर तय की दूरी ज्ञात करना है हमें। तय की दूरी यस बराबर हमें 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया और उसका अंतिम वेग हमें नहीं पता है, क्योंकि उस देखो हमें तय करेगी कि वेग से ऊपर फेंकी गई है। तो यहाँ पर जो हमें उसका अंतिम वेग नहीं पता है और गुरुत्वाकर्षण जी का मान हमें पता है कि जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से वस्तु का गुरुत्वाकर्षण जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में है। अभी हम बताएं तो यहाँ से हम देखेंगे कितनी वेग से फेंकी गई है। भी का उसका अंतिम वेग हमें पता नहीं है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन वस्तु जब ऊर्ध्वाधर में कोई वस्तु फेंकी जाती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण माइनस में होता है। तो अभी हम पहले बता दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो कितने वेग से, पहला प्रश्न था हमें कितने वेग से फेंकी गई, यानी प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो कितनी वेग से फेंकी गई, तो यहाँ पर देखो v² बराबर u² + 2as होगा। तो यहाँ पर अंतिम वेग हमारा 0 दिया गया और उसका प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है। इंटू जो है 2 इंटू ए का मान हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इसके बाद यस का मान जो है तय की दूरी हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड का जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर v² बराबर आएगा √196। जब इसका भी यू का मान, मतलब भी नहीं, भी u² बराबर √196 आएगा, मतलब इस समीकरण को हल करेंगे। और इसके बाद जब आगे हम इसको हल करेंगे तो हमारा ये भी बराबर जो है अंडर जब हटाएंगे तो ये 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि अंडर 196 का वर्गमूल जो होता है वो 14 होता है। तो वही जो है u बराबर जो हमारा 14 मीटर आ जाएगा, यानी जो उसका प्रारंभिक जो वेग है वो 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है। अब देखो हमें दूसरा क्या है कि उच्चतम समय ज्ञात कर, मतलब उस बिंदु तक पहुंचने में हमें कितने समय, मतलब उस बिंदु तक अधिक से अधिक बिंदु तक पहुंचने में वह कितना समय लिया, यानी 10-14 मीटर तक पहुंचने में जो है उसे कितना समय लिया। तो यहाँ से v बराबर u+at, गति के पहले समीकरण से देखेंगे कि v बराबर क्या होता है u+at। यहाँ से हम t का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखो v बराबर u होता है, मतलब अंतिम वेग जो है हमारा 0 दिया गया, उसका u का मान हम अभी ज्ञात किए हैं हमारा 14 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 14 मीटर पर सेकंड देखेंगे। उसके बाद a का मान हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद t का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा जो है t बराबर 1.43 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि 1.4 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हम जो है इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल किए। अब देखो यहाँ पर फिर हमने ये हल नहीं किया, लेकिन देखो हम यहाँ पर हल करके मतलब हल करके बताए हैं कि कैसे कैसे काटा गया। और टी से जब यहाँ से टी का मान ज्ञात करेंगे तो ये 0.5 यहाँ से बटे में हो जाएगा। तो 0.1 में 0.7 से भाग करेंगे तो हमारा 1.443 सेकंड आएगा। तो यहाँ से हम टी का मान ज्ञात कर लिए। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ जो सारणी दिया गया जिसका चाल दिया गया, जो चाल मतलब द्रव्यमान और त्रिज्या दिया गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो खासकर जो है डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लेता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता था, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता था, चंद्रमा का त्रिज्या कितना होता। तो यहाँ पर जो है दो प्रश्न पूछे गए थे कि यहाँ पर दिया खगोलीय पिंड, मतलब पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो 5.98 इंटू 10 जो है 24 किलोग्राम, मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 5.98 इंटू 10 का पावर 24 किलोग्राम है। और उसका बाद उसकी त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया 6.37 × 10 का पावर -6 मीटर है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या इतना दिया गया है। और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 × 10 का पावर -22 किलोग्राम है। उसके बाद इसकी त्रिज्या कितना है 1.47 × 10 का पावर -6 मीटर है। तो यहाँ से जो है पृथ्वी का द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में देखें। अब उसके बाद अगला हमारा न्यूमेरिकल मतलब प्रश्न क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार जो कितना होगा।
तो इसका पृथ्वी पर भार हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम इस पृथ्वी का भार तथा चंद्रमा पर भार जो है हम इस वाले न्यूमेरिकल को हम आगे जो है हल किए हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रहता है तो उसका भार यहाँ पर क्या रहता है, जब कोई वस्तु जो किसी दूसरे पिंड पर जाता है तो उसका भार कितना रहता है, उस सभी का जो हम अच्छी तरह से डेरिवेशन को हल किए हैं। अब देखो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो ये वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, मतलब पृथ्वी का भार, हमें पृथ्वी पर भार ज्ञात करना, तो भार बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर mg होता है, जहाँ m जो है द्रव्यमान है और g जो है गुरुत्वाकर्षण है। अब देखो भार हमेशा गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग लगता है, तो इसीलिए जो है भार परिवर्तित हो सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर जो है जी का मान क्या होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब भार बराबर जब हम ज्ञात करेंगे डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया गया और भार गुरुत्वाकर्षण का मान जो देगा 9.8 दिया गया, तो 10 गुणे 9.8 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 98 न्यूटन का मतलब बल लगेगा। तो भार का मात्रक जो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर जो 10 मापने पर 10 न्यूटन आता है, मतलब भार उसका जो है 10 न्यूटन आता है। इसका भार जो है चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या दिया, हमारा पृथ्वी का भार 10 न्यूटन दिया गया, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो देखो चंद्रमा का भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, तो यहाँ पर 1/6 गुना 10 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.67 न्यूटन आएगा। मतलब पृथ्वी पर ये जो है भार 10 किलोग्राम भार जो है 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जो है 1.67 न्यूटन होगा। तो देखो कितना कम हो जाता है चंद्रमा पर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ पर पूछा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो मेज पर रखा गया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो मेज पर रखा गया है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा जो इसकी बीमाएँ जो 40 सेंटीमीटर गुणे जो 20 सेंटीमीटर गुणे जो 10 सेंटीमीटर, मतलब लकड़ी का जो बीमाएँ दिया गया 40 गुणे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पर पूछा है कि लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगाए जाने वाले दाब को ज्ञात करें, मतलब लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर कितना दाब लगाए उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो हमें एक मान लिया ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है जो 40 मीटर लंबा दिया तथा चौड़ा जो है उसका 20 मीटर दिया है तथा उसकी जो ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो चौड़ा 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये जो है कुछ लकड़ी था। अब यहाँ पर मान लिया मेज है, अब इसी मेज पर रखा गया, तो ये कितना भार इस पर लगाएगा, तो उसी को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, लकड़ी का द्रव्यमान जो हमारा दिया गया 5 किलोग्राम दिया गया तथा इसकी बीमाएँ जो दिया गया है 40 गुणे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखो यहाँ से पूछ क्या रहा है कि लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगाए जाने वाले दाब ज्ञात करना। अब देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, मतलब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल कितना बल लगाया जा रहा है उसी को हम दाब कहते हैं। अब देखो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो होता है एम इंटू जी होता है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को जो हम बल कहते हैं। तो एफ बराबर एम इंटू जी होगा। तो यहाँ से जब हम एफ का मान ज्ञात करेंगे तो ये द्रव्यमान हमारा 5 दिया गया तथा गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 दिया गया। तो यहाँ से जो है हम जब एफ का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 गुणे 9.8 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कुल जो 5 9 45 45 5 8 40, तो हमारा 49 न्यूटन बल यहाँ से ज्ञात होगा। अब देखो जब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, अब देखो हम तो ये बल ज्ञात कर लिए, अब देखो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ रही है। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है, तो क्षेत्रफल की परिभाषा होती है कि लंबाई गुणे चौड़ाई के गुणनफल को जो है क्षेत्रफल कहता है। तो इसकी लंबाई कितना है, इसकी बीमाई जो दिया गया 40 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो क्षेत्रफल ये 2 रूपों में दिया है। पहला रूप दिया गया है वो 20 गुणे 10 के रूप में हमें ज्ञात करना था, दूसरा रूप जो हम दूसरे पैटर्न में हमें 40 गुणे 20 के रूप में हमें ज्ञात करना। तो पहले समीकरण से मतलब जो क्षेत्रफल या पहले समीकरण से देखो यहाँ पर प्रश्न और था, यदि इसकी निम्नलिखित जो है बीमाएँ कुछ इस प्रकार हो कि यहाँ पर दो क्षेत्रफल दिया गया, मतलब इस वाले प्रश्न का और आगे जब क्वेश्चन दिया था कि यदि दो क्षेत्रफल यदि निम्नलिखित में दो क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार दिया, मतलब 20 गुणे 10 के रूप में ज्ञात कीजिए तथा दूसरा दिया गया 40 गुणे 20 के रूप में ज्ञात करना। तो हम जब 20 गुणे 10 के रूप में जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम 20 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 बराबर हो जाएगा हमारा 200
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 200 मीटर स्क्वायर आ गया तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो हमारा बल कितना आया था, 49 मीटर आया, 49 न्यूटन आया था। अब हम क्षेत्रफल कितना ज्ञात किए, 200 सेंटीमीटर आया। अब देखो 200 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा 0.08 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 49 में जब 0.08 मीटर स्क्वायर से जब हम भाग करेंगे तो हमारा कितना ज्ञात होगा, 6.17 गुणे 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमारा बल जो है, हमारा दाब जो है पहले पर जो है, पहले क्षेत्र पर मतलब 20 वाले क्षेत्र पर हमारा जो बल लगेगा वो 612.5 न्यूटन मीटर लगेगा। उसके बाद जब दूसरा हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 49 में जो हम 40 गुणे 20 बराबर कितना, 4 दूना 8, मतलब 800 को जो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो जो आएगा, फिर 49 में भाग कर देंगे, फिर उसके बाद जो ज्ञात होगा तो इस वाले क्षेत्रफल से आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार हल किए। अब देखो हमारा अगला क्या है, अगला देखो एनसीईआरटी कुछ कंसेप्ट दिया गया जो हमारे एग्जाम में हमारे एग्जाम के अपेक्षा जो महत्वपूर्ण है। जैसे ये तथ्य है, ये कभी-कभी जो है ऐसे तथ्य जो है तथ्य जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है कि इसके बारे में बताइए, यह क्या होता है। इसे कथन में 4-5 ऑप्शन दे देता है तो पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखो इसमें पहला क्या दिया, पहला प्रश्न क्या पूछा था कि देखो 1 तुला मतलब एक तुला मतलब बेटिंग मैकेनिक जो होता है, 1 तुला पर जो है आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। मतलब एक तुला जो होता है उस पर जो अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है, तो इस प्रश्न को हमें देखना है। तो यहाँ पर एक बार हम प्रश्न को और देख लेते हैं कि 1 तुला मतलब 1 तुला बेटिंग जो है था हमारा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर देगा 1 तुला पर अब यदि अपना मतलब आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं तो क्या आपका द्रव्यमान जो 42 किलोग्राम से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तो मेरा द्रव्यमान जो 42 किलोग्राम से अधिक होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होगा क्योंकि जो है क्योंकि वायु के जो है वायु की उपस्थिति में तुला पर द्रव्यमान मापा जाता है। मतलब वायु की उपस्थिति में तुला का द्रव्यमान मापा जाता है तो चारों तरफ की वायु जो है ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगती है। मतलब जब हम कोई अपनी वायु की उपस्थिति में जब तुला पर द्रव्यमान मापते हैं तो चारों तरफ की वायु की ओर जो है उत्प्लावन बल लगती है, जिससे जो हमारे भार में जो हमारे भार को कम कर देती है। तो इस वाले प्रश्न को जो है इस वाले प्रश्न में हमारा जो द्रव्यमान होगा वो 42 किलोग्राम से अधिक होगा। अब दूसरा क्या दिया गया कि आपके पास एक रुई का बोरा मतलब यदि आपके पास एक रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है, एक रुई का बोरा तथा लोहे की छड़ है तो हमें तुलना करने पर या मापने पर जो है दोनों 100 किलोग्राम मतलब रुई के बोरे को हम जब नापे तो हमारा 100 किलोग्राम आया और लोहे की छड़ को जब हमने वजन किया तो वो भी जो है 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाया। तो वास्तव में एक दूसरे से भारी है, मतलब वास्तविकता में से जो है एक दूसरे से भारी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मतलब इसमें से कौन सा जो है भारी होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें कि रुई का बोरा जो लोहे से जो है भारी है। मतलब रुई का बोरा जो होता है वो लोहे के बोरे से भारी है क्योंकि क्षेत्रफल या आयतन के हिसाब से जो है रुई क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से जो है रुई के बोरे के आयतन लोहे के छड़ से अधिक है। मतलब जो उसका क्षेत्रफल और आयतन दिया गया है वो रुई के बोरे के हिसाब से जो है उसका आयतन और रुई के बोरे का आयतन और लोहे के छड़ से जो है अधिक है। इसलिए जो रुई के बोरे पर जो है के ऊपर
अधिक जो उत्प्लावन बल होगा, तो अधिक उत्प्लावन बल लोहे के ऊपर उत्प्लावन बल के मान से ज़्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब है कि रुई का बोरा जब हम 100 किलोग्राम देखेंगे तो उसका जो आयतन और क्षेत्रफल अधिक होगा, तो उस पर जो अधिक उत्प्लावन बल लगेगा। इसीलिए जो है लोहे के छड़ जो होगा उसकी अपेक्षा जो है रुई के बोरे पर जो है उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। इसी इसी की तुलना पर जो है यदि मापा जाता है तो वास्तव में जो है वास्तव में जो है जब इसका तुलना किया जाता है तो इसका वास्तविक भार जो होता है ये कम दिखाई देगा। यानी तो इस वाले प्रश्न को किसी इस प्रकार देखें। अब देखो हमारा अगला अगला प्रश्न क्या है, अगला न्यूमेरिकल कि देखो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच जो है गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। मतलब पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो दिया गया 6.4 × 10⁻6 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि गुरुत्वीय बीच के जो है गुरुत्वीय बल का परिणाम हमें ज्ञात करना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमें कितना दिया गया, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मतलब यहाँ 6 × 10⁻24 किलोग्राम होगा। यहाँ पर 6 × 10⁻24 नहीं होगा, 10 का पावर जो है 24 के पावर होगा। तो यहाँ पर हम 10 का पावर 24 पावर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्या दिया गया, पृथ्वी की त्रिज्या जो 6.4 × 10⁻6 मीटर दिया गया। अभी देखो हम पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या के बारे में देखिए, यदि यहाँ पर दिया नहीं होता तो ये इस वाले प्रश्न को हमें जो हल करने में दिक्कत होता है, यदि इसका मान नहीं याद होता। तो यहाँ पर दे दिया गया कितना द्रव्यमान है। अब देखो पूछा क्या गया, वस्तु का द्रव्यमान हमें 1 किलोग्राम दिया गया और उसके बाद कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो हमें पूछा है कि गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है, यह बराबर ज्ञात करना है। तो यह बराबर होता है जी m1 m2/r² होता है। अभी देखो कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 उस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद m1 का मान 6 × 10⁻24 मीटर दिया गया। उसके बाद इसकी त्रिज्या जो दिया गया है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करना दिया गया है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर होगा। तो यहाँ से 6.4 × 10⁻6 त्रिज्या जो हमारा दिया गया 6.4 × 10⁻6 मीटर दिया गया। लेकिन ये m2 का मान जो है मतलब वस्तु का द्रव्यमान जो दिया गया 1 किलोग्राम दिया गया। तो जब इस वाले प्रश्न को हम हल करेंगे तो हमारा f का मान कितना आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। मतलब 9.8 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय बल, मतलब चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। तो एक जो है 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन के भार में क्या होगा। तो यहाँ पर हमें याद करना है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। ये एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। अब देखो इसका द्रव्यमान कितना दिया गया, m बराबर दिया गया 10 किलोग्राम दिया गया। उसके बाद पृथ्वी पर वस्तु का भार जो है w बराबर क्या होता है, mg होता है। अब g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान। तो यहाँ पर जब हम w का मान ज्ञात करेंगे, मतलब भार का मान ज्ञात करेंगे, तो mg होता है mg। तो m का मान 10 दिया गया और g का मान 9.8। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा भार कितना आएगा, 9.8 न्यूटन का बल लगेगा। उसके बाद हमें चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल हमें जब ज्ञात करना है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा जो है उसका 1/6 गुना होता है गुरुत्वीय बल। तो यहाँ से 1/6 गुणित पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 96 दिया गया है।
तो यहाँ से जो है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब यहाँ से W का मान हम ज्ञात करेंगे तो 10 गुणे 9.8 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 98 न्यूटन बल आएगा। मतलब पृथ्वी का वस्तु का भार जो आएगा हमारा 98 न्यूटन बल आएगा। अब देखो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल जो होता है 1/6 गुणे जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या भार जो होता है। तो यहाँ पर जब हम चंद्रमा का गुरुत्वीय बल ज्ञात करेंगे तो हमारा 1/6 गुणे यहाँ 98 आएगा, यहाँ पर 96 नहीं 98। अब देखो 98 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा 16.3 न्यूटन का बल जो है चंद्रमा पर लगेगा। यानी जो पृथ्वी पर जो हमारा 98 न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि 10 किलोग्राम वस्तु पर, और वही जब पृथ्वी चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा 16.1 न्यूटन बल लगेगा चंद्रमा पर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से जो फेंकी जाती है। मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंची है, तथा दूसरा ज्ञात करना है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर ने क्या दिया गया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर जो है हमें इस्माइल जी का मान माइनस में लिया जाता है। तो इस्माइल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या दिया गया, प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड दिया गया। उसके बाद अंतिम वेग हमें 0 दिया गया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि गेंद जो विपरीत दिशा में फेंका गया यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में। और हमें एच का मान ज्ञात करना। तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो है गति के तीसरे समीकरण से ज्ञात करना। मतलब जब अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना होता है तो हमें गति के तीसरे नियम से ज्ञात करना है। और तय की गई दूरी हमें जब ज्ञात करना होता है तो हम हमेशा वहाँ जो है गति के दूसरे समीकरण v बराबर मतलब एस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए गति के तीसरे समीकरण से देखेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर का मान जो है हमें अंतिम वेग हमारा 0 दिया गया, u स्क्वायर का मान हमें 49 मीटर दिया गया। उसके बाद हमें ये तो हमारा दूरी के अपेक्षा गति का तीसरा समीकरण था। इसको जो हम गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षा देखेंगे तो हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो यहाँ से g का मान जो है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और h का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो h बराबर हमारा आएगा 122.5 मीटर आएगा, क्योंकि 49 का हम जब वर्ग करेंगे तो लगभग 416, मतलब ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम 49 का वर्ग करेंगे तो हमारा लगभग जो है 2401 आएगा। उसके बाद प्लस जो है 2 गुणे 9.8 इंटू एच करेंगे। तो यहाँ से जब हम एच का मान ज्ञात करेंगे लगभग हमारा जो है एच का मान 122.5 मीटर अधिकतम ऊंचाई इसका हो गया। मतलब अधिकतम ऊंचाई 122.5 मीटर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या था कि हमें अधिकतम समय ज्ञात करना। तो अधिकतम समय ज्ञात करने के लिए गति के फर्स्ट लॉ से ज्ञात करेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ से v का मान जो होता है ये गति के प्रथम समीकरण है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण के संबंध में देखेंगे तो हमारा v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। तो v का मान हमारा 0 दिया गया, u का मान 49 दिया गया, तो g का मान -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। हमें t ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब t का मान ज्ञात करेंगे तो ये सब पक्षांतर करेंगे, 49/9.8 आएगा। इसमें जब हम भाग करेंगे तो हमारा 5 सेकंड रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर आने और जाने में लगा कुल समय जो है 5.5 में, मतलब अधिकतम समय जब कब लगे, मतलब अधिकतम समय पूछ रहा है तो टी का समय जो है 5 सेकंड लगेगा। मतलब जाने में 5 सेकंड लगेगा, लेकिन जब वह आएगा तब भी 5 सेकंड लगेगा। तो कुल समय जो हमारा हो जाएगा 5 + 5 बराबर 10 सेकंड हो जाएगा। मतलब आने और जाने में कुल टोटल समय जो हमारा 10 सेकंड लगेगा। जब ये पूछे सिर्फ जाने में समय या आने में समय तो वहाँ पर हम 5 सेकंड लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुल समय जो हमारा लगेगा तो 10 सेकंड लगेगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि 49.6 मीटर 49 बोल रहे हैं, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। मतलब पृथ्वी से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। 19.6 मीटर की चौड़ी मीनार की एक चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमें इसकी ऊंचाई जो है दिया गया है 19.6 मीटर दिया गया है। उसका प्रारंभिक वेग हमारा 0 दिया गया, लेकिन अंतिम वेग हमें पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है।
तो और स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण थोड़ा का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ से देखो हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के तीसरे समीकरण से देखेंगे। गति का तीसरा समीकरण जो होता है वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर वी होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में हम जब देखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। तो यहाँ से वी का मान हमें ज्ञात करना है, तो वी स्क्वायर होगा, यू का मान हमें 0 दिया गया, 2 × 9.8 गुणित एच का मान जो है 19.6 मीटर दिया गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर 19.6 गुणे 19.6 आएगा। अब देखो जब हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा जो है ये अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में जो कोई दो संख्या समान लिखी जाती है तो उसमें से एक ही संख्या होती है, तो यहाँ से वी का मान 19.6 मीटर आएगा। तो इस जो है पृथ्वी पर पहुँचने से पहले उसका अंतिम वेग जो होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर, मतलब कोई पत्थर जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। ये जी का मान इतना दिया गया तथा ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा जो पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करना। मतलब इसका प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, जी का मान जो है विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में तो -10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। ये 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं होता यहाँ पर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं क्योंकि जी का मान उतना होता है, लेकिन यहाँ पर जी का मान जो है दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अंतिम वेग हमारा जो है 0 है, तो v बराबर 0। अब चली गई दूरी हमें ज्ञात करना है, तो चली गई दूरी को हमें ज्ञात करने के लिए गति के तीसरे समीकरण से देखते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो यहाँ पर v का मान 0 दिया गया और u का मान जो 40 दिया गया, तो 40 का वर्ग हो जाएगा इंटू जो 2 इंटू जो है -10 इंटू h होगा। यहाँ से जब हम h का मान ज्ञात करेंगे तो h बराबर हमारा 80 मीटर आएगा। देखो 40 का वर्ग 4 × 16 मतलब 1600 आएगा इंटू जो है 10 दूना 20, तो 20 में हम जब 1600 में भाग करेंगे तो हमारा 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो कुल दूरी हमें ज्ञात करना है। देखो जब कोई बस ऊपर फेंक रहे हैं तो वह पहले जाएगी, फिर जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी फिर वहां से वापस आएगी, तो आने और जाने में हमें कुल दूरी ज्ञात होगा। तो हमारा ऊंचाई जो 80 मीटर है, तो आने जाने में हमें गई तो 80 मीटर, आई फिर 80 मीटर, तो हमारा 80 कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। लेकिन जो विस्थापन जो होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँच गए, तो विस्थापन क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु से चले फिर उसी बस पर वापस पहुंच गए तो हमारा जो है विस्थापन शून्य होगा। तो इसीलिए जो विस्थापन हमारा शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन का फार्मूला होता है कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। तो अंतिम दूरी हमारा 60 था, प्रारंभिक दूरी भी मतलब अंतिम दूरी 80 है और प्रारंभिक दूरी भी 80 है, तो 80 - 80 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार मतलब सोल्यूशन है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकल्पना, मतलब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का बल जो है के बीच हमें गुरुत्वाकर्षण बल का परिकल्पना करना है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10 जो है 24 किलोग्राम है, और सूर्य का द्रव्यमान जो दिया गया 2 × 10⁻30 किलोग्राम दिया गया। इन दोनों के बीच की औसत दूरी जो दिया गया 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया गया। अब देखो यहाँ पर औसत दूरी दिया गया, औसत दूरी या त्रिज्या एक ही होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का औसत दूरी ज्ञात करते हैं तो औसत दूरी क्या होता है, प्रथम पहली संख्या बटे लास्ट संख्या बटे 2 का हम 2 से भाग करके जो औसत संख्या मतलब औसत उसका निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो औसत दूरी दिया गया तो औसत दूरी ही जो है वो त्रिज्या दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ दूरी दिया होता तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा औसत दूरी या मतलब त्रिज्या जो दिया गया 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया गया। तो यहाँ से जो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया गया और सूर्य का द्रव्यमान जो हमारा इतना दिया गया। जी का मान हमारा जो क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, और आर का मान जो हमारा 1.5 × 10⁻11 जो है 11 मीटर दिया गया। क्योंकि देखो औसत दूरी या त्रिज्या दोनों बराबर होते हैं, मतलब हम वही बताए ना कि औसत दूरी यह दूरी से दिया होता तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम 2 से भाग करते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर औसत दूरी दे दिया गया। तो औसत दूरी बराबर होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। तो यहाँ पर जो है औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया गया। तो यहाँ पर यह का मान जब ज्ञात करेंगे तो यह बराबर क्या होता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। तो जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद सूर्य का जो है
पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 किलोग्राम, उसके बाद सूर्य का द्रव्यमान जो दिया गया है 2 गुणे 10 किलोग्राम दिया गया है, बटे जो है हमारी त्रिज्या जो है 1.5 गुणे 10 का 1.5 इंटू 10 जो है मीटर का होल स्क्वायर होगा। जब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, मतलब इस प्रश्न को, तो हमारा जो यह का मान जो आएगा वो 3.57 गुणे 10 न्यूटन आएगा। अब देखो यहाँ पर फिर हम इस प्रश्न को हल नहीं किए, हम वही बताए ना कि हमारे पास असुविधा के कारण इस प्रश्न को हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जब माउस से इसको हल करेंगे तो हमें लिखने में भी दिक्कत होगी और सही से लिखाएगा भी नहीं, और हमें अधिक से अधिक समय लगेगा। इसीलिए जो हम ये इस सभी प्रश्न को हम पहले से जो है रफ में हल करके इस प्रश्न को करा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा 18वां नंबर, कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जो 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। मतलब कोई बस ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है, फिर 6 सेकंड बाद वो फेंकने वाले के पास वह गेंद लौट आती है। तो हमें क्या करना है कि यह किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करना, तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा अंतिम वेग कितना दिया गया, हमारा अंतिम वेग जो 0 दिया गया, उसके बाद समय हमें 6 सेकंड दिया गया, तथा गुरुत्वाकर्षण का मान जो हमें 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। अब देखो ये समय जो दिया गया आने और जाने में लगा समय, यानी आने और जाने में लगा समय कुल जो है 3 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें समय जो दिया गया है 6 सेकंड दिया गया है, मतलब 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, तो जाने और आने का दोनों समय देगा। लेकिन यदि यहाँ सिर्फ जाने का समय दिया होता तो यहाँ पर 3 सेकंड होगा, तो यहाँ पर आने और जाने का समय टोटल दिया गया, और जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड होगा। क्योंकि अभी हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये 3 सेकंड है जाने का समय, और आने का समय 3 सेकंड है, तो वही टोटल समय जो है 6 सेकंड लगेगा। तो देखो यहाँ पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। अब पहला प्रश्न किया हमें उसका वेग ज्ञात करना, किस वेग से फेंका जाता है। तो वेग ज्ञात करने के लिए गति के पहले समीकरण से हम ज्ञात करेंगे v बराबर ut प्लस at होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में v बराबर u प्लस gt होता है। तो यहाँ से v का मान हमारा क्या है, v का मान हमारा 0 दिया गया, 0 मीटर पर सेकंड दिया गया। उसका प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, अब उसके बाद देखो g का मान -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के रूप में है। उसके बाद और समय जो हमारा है, समय हमारा 3 सेकंड है। अब देखो 3 सेकंड हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सिर्फ ये जाने का समय लिया है। तो यहाँ पर जब हम 10 गुणे 3 करेंगे तो हमारा प्रारंभिक वेग जो क्या हो जाएगा, क्या ज्ञात होगा। तो यहाँ से हम प्रारंभिक वेग हमारा जो होगा ये प्रारंभिक वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड होगा। अब देखो यहाँ पर हम 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसलिए नहीं लिए कि यहाँ पर देखो वेग पूछ रहा है। तो वेग हमारा सिर्फ प्रारंभिक वेग मतलब जो होगा किस वेग से जा रही, कितना समय ले रहा है। तो यहाँ पर टोटल समय नहीं पूछा, तो इसीलिए जो है हम टी का मान जो है 3 सेकंड रखें, क्योंकि ये सिर्फ जाने का समय, यहाँ पर हम जाने के समय के पीछे हम प्रारंभिक वेग ज्ञात कर रहे हैं। यदि आने का समय और जाने का समय टोटल पूछता तो यहाँ पर 6 रखते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर हम टी का मान जो है 3 सेकंड रखें। तो यहाँ से हमारा प्रारंभिक वेग जो होगा ये 30 मीटर पर सेकंड होगा। अब उसके बाद अगला इसी प्रश्न का अगला प्रश्न क्या था कि हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें u बराबर क्या है, u बराबर हमारा 30 मीटर पर सेकंड होगा। अब देखो समय जो हमारा 6 सेकंड दिया था, लेकिन जाने में लगा समय जो हमें टोटल 3 सेकंड लगेगा। तो यहाँ से जब हम अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एच बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एच बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एच का मान हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से u का मान हमारा 30 दिया गया, u का मान 30 दिया गया, और टी का मान हमारा जो 3 सेकंड दिया गया, प्लस 1/2 -10 गुणे 10 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो एच बराबर जो होगा 90 - 45 होगा, 30 या 90 हो जाएगा। तो उसके बाद 90 यहाँ इसको जब हल करेंगे तो 45 आएगा। तो एच बराबर हमारा कितना आएगा, 45 मीटर अधिकतम ऊंचाई होगा। तो यहाँ से जो हम अधिकतम ऊंचाई जो हमारा होगा 45 मीटर आएगा। आप देखो ये अधिकतम ऊंचाई जो होगा वो 3 सेकंड में ही अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जब फिर 3 सेकंड के बाद जैसे 3 सेकंड से 4 सेकंड हुआ तो वह जो है अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड नीचे आ जाएगी। तो वही जो है तीसरे प्रश्न में हमारा इसी प्रश्न का कंसेप्ट मतलब इसी प्रश्न को जो है
बुझा कर दिया गया है कि उसका जो है 4 सेकंड के पश्चात जो है हमें नीचे नीचे 4 सेकंड पश्चात प्रति सेकंड में तक नीचे चली गई दूरी हमें ज्ञात करना, मतलब 4 सेकंड के बाद जो हमें चली गई दूरी ज्ञात करना है। यानी वह 3 सेकंड में ये 45 सेकंड जा रही है, तो चौथे सेकंड में वहाँ जो है अधिकतम दूरी तय करके जो है 1 सेकंड नीचे आ जाएगी, तो उतने ही सेकंड में जो है कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ से जो हम ज्ञात करेंगे टी बराबर, यानी टी बराबर जो है 1 सेकंड दिया गया है, तो टी का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 3 सेकंड में 45 मीटर जा रही है, 45 मीटर में अधिकतम ऊंचाई दूरी तय कर ले रही है। फिर जैसे 3 सेकंड पूरा होगा, उसके बाद जैसे चौथा सेकंड लगेगा, तो वह चौथे सेकंड में 1 सेकंड जो है नीचे की ओर आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो एच बराबर हमारा 5 आएगा, क्योंकि एच बराबर यू का मान जो है प्रारंभिक वेग जो होगा हमारा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि जब वह अधिकतम ऊंचाई तय करके फिर वापस आएगी तो हमें पता नहीं होगा कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है। तो यहाँ से u का मान जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से टी बराबर 1 सेकंड है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एच का मान जो हमारा 5 मीटर आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 सेकंड में वह 5 मीटर आ रहा, तो वो ये वह 3 सेकंड में जो है 45 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो वह 1 सेकंड में जो है 5 मीटर नीचे आ जाएगी। इसीलिए जो है जब हम 4 सेकंड का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से 45 माइनस 1 45 में से 1 घटा देंगे, तो हमारा जो है तय की दूरी जो है 40 मीटर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा 40 मीटर आ गया, क्योंकि वह 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई 4 सेकंड तय कर रही है। लेकिन जब वह एक सेकंड जब नीचे आएगी, मतलब चौथे सेकंड में वह जैसे चौथा सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड वह नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से 1 सेकंड का मान जब हम 1 सेकंड का अधिकतम ऊंचाई जब हम ज्ञात करेंगे, यहाँ से एच का मान जब ज्ञात करेंगे कि 1 सेकंड जब 3 सेकंड पूरा होगा, चौथा सेकंड लगेगा, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम एच का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारा एच बराबर 5 मीटर आ जाएगा। तो वही 1 सेकंड में वह 5 मीटर नीचे आएगी। यदि 5 मीटर नीचे आ रही है, तो वह देखो 3 सेकंड में 45 मीटर आ रहा, 45 मीटर अधिकतम ऊंचाई तय कर रहा है। तो चौथे सेकंड में जो है 45 में से 5 मीटर जो हम घटा देंगे, तो वही जो है हमारा 4 सेकंड के पश्चात जो हमारा टोटल दूरी कितना होगा, 40 मीटर होगा। तो हमें आशा होगा कि यह प्रश्न जो है आप अच्छी तरह समझे होंगे। यदि आप ये समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा पूछ करके देख सकते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया। अब देखो ये प्रश्न हमारा अंतिम और लास्ट पे प्रश्न है, क्या दिया गया यहाँ पर लास्ट प्रश्न का क्या दिया गया कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का, मतलब 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, मतलब आयतन जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। यदि पानी का घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ जो है तैरेगा या डूबेगा। तो हमें ज्ञात करना है कि पदार्थ का आयतन जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से पदार्थ का पदार्थ का द्रव्यमान जब हम ज्ञात करेंगे, यम बराबर क्या हमारा 50 ग्राम दिया गया। अब घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमारा द्रव्यमान कितना है, 50 दिया गया द्रव्यमान, इसका पदार्थ का द्रव्यमान। और उसके बाद हमारा जो दिया गया है आयतन जो हमारा दिया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, मतलब पदार्थ का जो है द्रव्यमान 50 ग्राम दिया गया, तथा पदार्थ का आयतन जो दिया गया वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो 50 में से जब हम 20 से भाग करेंगे, तो हमारा जो है पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कितना आएगा, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पानी का घनत्व यदि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, तो ये जो है पदार्थ तैरेगा, क्योंकि जो है यदि पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और पानी का घनत्व जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये पदार्थ का नहीं, ये डूब जाएगी, क्योंकि देखो पानी के घनत्व जो 1 ग्राम दिया गया और पदार्थ का घनत्व 2.5 निकला है। तो यहाँ से जब ये 1 से 2.5 अधिक है, तो जब ये 2.5 अधिक है, तो इसमें जब हम रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसीलिए जो यह पदार्थ जो है पानी में डूब जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। अब देखो इस प्रश्न को हम टोटल वही बताए थे आपसे 21 से 22 क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को हम करेंगे। तो ये सभी न्यूमेरिकल हमने हल किया। उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण के जो भी टॉपिक थे, उस टॉपिक को हम अच्छी तरह समझे। जो टॉपिक हमें
ट्रिपिकल लग रहे थे उसको भी हम देखे, न्यूमेरिकल के डेरिवेशन को देखे तथा जो सूत्र का डेरिवेशन था उसको हम देखे। इसी प्रकार जो हम गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर पे हम विस्तार रूप से जो है न्यूमेरिकल तथा कंसेप्ट को पूरा हम जो हल किए। उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है जितने भी बहुरूपीय क्वेश्चन थे उसके उस वाले सीरीज में भी हम गुरुत्वाकर्षण के प्रत्येक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न को हल किया। इस प्रकार जो हम गुरुत्वाकर्षण के सभी चारों तरफ से जो हम चैप्टर के चारों तरफ से जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक तथा एनसीईआरटी के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हल किया। अब हमारा बाकी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जैसे सीरीज चालू होगा तो उसमें जो हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो पूछे गए उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो उस वाले मतलब वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो और आज की इस वीडियो में हमने ये गुरुत्वाकर्षण के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तथा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को अध्ययन मतलब हल किए। इसी के साथ जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों का शेयर करिए और लाइक कीजिए तथा इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।